पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से बिहार काफ़ी हॉट बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से जो चीज़ें हो रही हैं उसमें उपचुनाव की भूमिका बहुत बड़ी है। उपचुनाव शुरू होते ही कई राजनीतिक दल और कई गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वहीं गठबंधन में भी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आज के भोरे भोर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें चुप्पी साध रखी है, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार की रणनीतियां बता रही हैं कि आने वाला जो चुनाव, जो 30 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा, 2 को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद नीतीश कुमार अपनी रणनीति में परिवर्तन करेंगे। और ये रणनीति में किया गया परिवर्तन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। उपचुनाव के बाद नीतीश करने वाले हैं बड़ा खेल, ये बातें भी लगातार कही जा रही हैं। इन बातों को लेकर के जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, उनमें कुछ बातें तो सामने नज़र आ गई हैं। उन बातों में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से एनडीए एकजुट नज़र आ रहा है, उसे देख करके ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा है। लेकिन रणनीतियाँ कब परिवर्तित हो जाएं और कब राजनीतिक दल अपने विचार बदल दें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। उपचुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो राज्य में बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो केंद्र को मंजूर नहीं है, या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। आप जानते हैं कि इस चुनाव की घोषणा से जितना ज़्यादा एकजुट नज़र आ रहा है एनडीए, उसके ठीक पहले किस तरह से बिखरा हुआ नज़र आ रहा था। जातीय जनगणना को लेकर के और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने सामने से तो इन बातों को प्रकट नहीं किया था, लेकिन कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें नहीं मान करके, और ख़ास करके तब जबकि वो डेलीगेट लेकर के गए थे, 10 राजनीतिक दल के नेता शामिल थे, उसके बावजूद भी केंद्र ने उनकी बात को किसी भी तरह का कोई तवज्जो नहीं दिया। और ये बातें नीतीश कुमार को शायद अच्छी नहीं लगी थी। नीतीश कुमार से पूछा जा रहा था कि जातीय जनगणना पर केंद्र ने जिस तरह से बिना आपके सूचना के, बिना आपसे कॉन्सेंट लिए हुए हलफनामा दे दिया, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो गलत हुआ है। जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो हमसे राय शुमारी जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है तो निश्चित रूप से ये फैसला उचित नहीं है। इसके बाद जातीय जनगणना एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ था, लेकिन चुनाव के आते ही ये सारे मुद्दे कुछ समय के लिए रुक गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे संकेत दे दिया है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना करा सकती है। इसके लिए आपको पता है कि चुनाव की घोषणा और चुनाव की सरगर्मी के ठीक पहले नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर राय शुमारी करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री सोमवार के दिन जब आए थे, तब भी उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में साफ तौर पे कहा था कि नियम कानून के तहत वो इसकी जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, उसके बाद सर्वसम्मति का इंतजार करेंगे और जातीय जनगणना पर आगे की जो रणनीति होगी उसको करेंगे और कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बाद और भी कई पहलू हैं जिसको लेकर के जातीय जनगणना जो हॉट टॉपिक बना हुआ था उस पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि वो निर्णय लेंगे उपचुनाव के बाद। इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का उन्होंने घोषणा भी कर दिया था। और इसके साथ एक बात अड़ंगा जो इसमें आ रही है वो ये कि क्या केंद्र सरकार राज्य द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को मान्यता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो यह चाहेंगे कि जातीय जनगणना कराया जाए और केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे, लेकिन हम लोग की राय है कि हम जिस तरह से आग्रह कर रहे हैं बार बार केंद्र से, और केंद्र को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे दिए गए हैं उसको वापस ले ले, और इसके साथ ही देश और देश के अलग अलग राज्यों के इन भावनाओं का भी कद्र करे, जिससे कि सभी राज्य लगभग चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, इससे सही आंकड़ा पता चल जाए और योजनाओं को बनाने में सुविधा हो। इस पूरे विषय पर उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 10 दल के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लेंगे। यहाँ के संदर्भ में हमें उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है इस पर वो बातचीत करेंगे और अन्य दलों के नेताओं के विचार जो होंगे उसके बाद बैठकर इस पर मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्वसम्मति से ज़रूर एक राय बन जाएगी और बिहार को के बेहतरी के लिए जो होगा वो हम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई ऐसी बातें हैं जिसमें बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को, जहां उनके मंत्री ने कहा था कि हम अब नहीं मांगने जाएंगे, नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वो इस मांग को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार अब और तेज़ी से आ रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के या फिर स्वास्थ्य को क्षेत्र को लेकर के नीतीश कुमार की जो किरकिरी हो रही थी, और केंद्र की नीति आयोग ने जो रिपोर्ट पेश किया था उस रिपोर्ट पर भी नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी और स्पष्ट तरीके से नीति आयोग के इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जो फैसले किए थे उस पर अमल करने की बात सामने आ रही है। कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके स्वजनों को राज्य सरकार की ओर से हर हाल में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना में जो लोग मरे उनके स्वजनों को 50,000 रुपये मुआवजा मिलेगा, ये बात कही थी। राज्य सरकार की राशि के अतिरिक्त केंद्र के 50,000 रुपये भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजे की राशि से किसी भी मृतक के स्वजन वंचित नहीं रहेंगे। अगर किसी के पास एक भी सूचना है तो वह उसे स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ उपचुनाव में आरजेडी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड आमने सामने दिख रही है और इसमें आग में घी का काम जैसा लग रहा है कि जो एनडीए के अन्य घटक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट हो, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो या फिर वीआईपी हो, वो सारे लोग टारगेट कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में भी इस बार के 2 सीटों के उपचुनाव ने पूरी तरह से गठबंधन के रिश्तों को खोल के रख दिया है। कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपने उम्मीदवारों को सब कुछ कर ही दिया। अब इन सारी बातों को लेकर के जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति है, उस बदली हुई परिस्थिति में जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो सामने से नज़र आ रहा है उस रणनीति के अलावे उससे भी बड़ी रणनीति बना रहे हैं और रणनीति क्या होगी ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से गेम चेंज करने का अक्सर जो अपना हुनर दिखाया है वो इस उपचुनाव के बाद भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी आपको बिहार में उपचुनाव में हालांकि राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार पर कई बार बढ़त मिल चुकी है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होगा। यदि नीतीश कुमार दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उनके पैंतरे और उनकी रणनीति दोनों ही गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं, इस इंतज़ार में कि आप इस पूरे विषय को सुनने के बाद और इसके अलावे आपके पास जो भी जानकारी हो या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर और नीतीश कुमार की रणनीतियों पर, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की रणनीतियों पर या भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर, कांग्रेस ने क्यों अपने उम्मीदवार खड़ा किए, इस पर भी यदि आपके कोई राय है तो इन सारे राय को, सारे विचार को आप भारत लाइव में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, वही हमारा मार्गदर्शक बनता है और हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। आपसे आग्रह है कि भारत लाइव को सब्सक्राइब करने का सिलसिला जारी रहे। 10 लाख परिवार के सदस्य आप सभी होंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।